गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, थ्योरीज ऑफ द स्टेट। गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या। थ्योरीज ऑफ द स्टेट के टॉपिक में देखिए, हमारे इससे पहले दो टॉपिक्स बचे हैं। एक है फासिज्म एंड दूसरा टॉपिक जो बचा है दैट इज फेमिनिज्म। कल क्योंकि रात को आई वाज नॉट वेल, तो वो सेशन मैंने रीस्केड्यूल कर दिया था आपका 20 के लिए। ठीक है, तो 20th को आपकी एक और क्लास होगी, उसके अलावा आपकी नॉर्मल क्लासेस चलेंगी। ठीक है, सो फासिज्म एंड फेमिनिज्म, ये दो टॉपिक्स हैं, ये हमारे करने बचे हैं। अदरवाइज हमने सभी आइडियोलॉजीज कवर कर ली है। ठीक है, नाउ वेट till Marxism. You were there in previous batch for synchronization. You watched last lecture recording. I talked about 3 questions I've given. You have not watched the recordings of this batch. Okay, actually, those 3 questions, Ajit, you will find those 3 questions in my special class on Machiavelli. Or maybe if you're added in the batch number 7 group, it is in that group you will find these 3 questions. ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का। yes, I'm a little bit better. It's just that थोड़ा difficulty है. Let me give you the telegram link. This is the new link for telegram आपके ग्रुप के लिए। तो जो लोग एडेड नहीं है उस ग्रुप में, आप बस इस लिंक पे क्लिक कीजिए, यू विल बी ऑटोमेटिकली एडेड टू द ग्रुप। ठीक है, अब थ्योरीज ऑफ द स्टेट आज हम कवर करेंगे। बस आइडियोलॉजीज में फासिज्म एंड फेमिनिज्म बचा है, अदरवाइज हमारी ऑलमोस्ट सभी आइडियोलॉजीज हो चुकी हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पोस्ट मॉडर्निज्म की एक आइडियोलॉजी है जिसको हम कवर करेंगे पावर के कॉन्सेप्ट में। जब पावर पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। और एक आइडियोलॉजी है कम्युनिटेरियनिज्म की, इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम जस्टिस का टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि ये जस्टिस के टॉपिक में डिटेल में हमसे पूछी जाती है। तो ये 4 चीजें हैं जो कवर करनी है हमारी। एंड गांधी, यस, गांधी मैंने आपको बोला था कि गांधीज्म की जो आइडियोलॉजी है वो हम गांधी को जब कवर करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, तब गांधीज्म कवर करेंगे। उसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो सब वहां पर समझेंगे। फिलहाल आज हम शुरू करेंगे थ्योरीज ऑफ द स्टेट के साथ में। लेट मी अपलोड द पीडीएफ, उसके बाद शुरू करते हैं आज का क्लास। बाकी आप लोगों की जो पीडीएफ थी अभी तक, लाइक सोशलिज्म तक, मार्क्सिज्म की पीडीएफ अभी तक शायद मैंने प्रोवाइड नहीं की है। दैट आई विल प्रोवाइड यू, अगर नहीं प्रोवाइड हुई है अभी तक, लेकिन बाकी सब पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है। लिंक क्यों ओपन नहीं हो रहा है? आप रजिस्टर्ड हैं वरुण टेलीग्राम पे? आर यू रजिस्टर्ड और नॉट? ओके, लेट मी चेक। कंज्यूमरिज्म एंड कैपिटलिज्म इज सेम थिंग, क्योंकि कैपिटलिज्म में लोगों को कंज्यूमर की तरह देखा जाता है, राइट?
वरुण, आप एक काम कीजिए, अगर आपको लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो टेक्स्ट मी हियर, टेलीग्राम पे मुझे इस एड्रेस पे मेरे टेक्स्ट कर दो, आई विल ऐड यू अप मैनुअली, ठीक है? ओके, सो थ्योरीज ऑफ द स्टेट, देखो टॉपिक बहुत इजी है। रीजन ये है कि हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कवर किया है, आपको पता है, एंड हमने आइडियोलॉजीज कवर की है। तो जब हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और आइडियोलॉजीज कवर की, तो उस टाइम पे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जिन लोगों ने स्टेट के बारे में अपना व्यू दिया। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जिन लोगों ने अपना स्टेट को लेकर के क्रिटिसिज्म दिया है। लाइक लिबरल का जो भी स्टेट का व्यू था उसको क्रिटिसाइज किया, तो एक तरीके से उनका भी हमारा स्टेट का व्यू बन जाएगा, ठीक है? सो नाउ द थिंग इज कि अब जो हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर इन थ्योरीज ऑफ द स्टेट, ये एक तरीके से आधे से ज्यादा बातें वही सेम बातें होंगी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? ऑलरेडी जो स्टेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दैट वेरी सेम थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। सो ये रहेगा इसमें, ठीक है? तो एक एक करके समझेंगे थ्योरीज ऑफ द स्टेट, क्या क्या बोला, कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं, एंड साथ में इसमें हमारा जो आइडिया रहेगा वो इस चीज़ का आइडिया रहेगा कि यू नो लाइक हल्की फुल्की एडिशंस होंगी टॉपिक्स में, एंड हो सकता है कि थिंकर्स आए, नए थिंकर्स आए, उनके नए आइडियाज आए, एंड ऐसा भी होगा कि पुराने जो थिंकर्स हैं उनके नाम आए और उन्हीं का आइडिया रिपीट होगा। तो टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कि जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कवर करते हैं या एक बार आइडियोलॉजी कवर करते हैं, तो आपको इन डेप्थ इन थिंकर्स के बारे में, इन आइडियोलॉजीज के बारे में किसका क्या व्यू था वो आपको पढ़ना होता है। सिमिलर इज विद पेपर टू सेक्शन ए। अब ये जो टॉपिक है थ्योरीज ऑफ द स्टेट, इसको आज जब हम पढ़ेंगे तो ये सेम टॉपिक आगे हम देखेंगे पेपर टू सेक्शन ए में, जहाँ पर कैपिटलिस्ट स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट और डेवलपिंग स्टेट इस तरीके की बातें आएंगी, ठीक है? तो तब देखेंगे हम कि वही सेम आइडियाज जो यहाँ पढ़ने हैं वही वहां पर रिपीट होंगे, ठीक है? दिस विल हैपन। अब एक्स्ट्रा नोट्स, यस, एक्स्ट्रा नोट्स वाली बात है, तो एक्स्ट्रा नोट्स में आई थिंक देर आर स्टूडेंट्स जिनके मैंने आप लोगों को जो भी एडिशनली मैंने उनको लिखवाया है वो मैंने शेयर किया है ग्रुप में। बाकी सब जो शेयर नहीं हुआ है, आई टेल देम टू शेयर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है? कल तक वो लोग शेयर कर देंगे, आई नोटिफाई देम टुडे कि जो भी एक्स्ट्रा नोट्स वहाँ पर हैं वो डिक्टेट वहाँ पर करवाए हुए आपको शेयर करते हैं। बाकी हमारी कुछ स्पेशल क्लासेस आपको पता ही है कि हो रही हैं, इसके अलावा हो सकता है कि कुछ में एक्स्ट्रा क्लासेस हों इस मंथ। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस आएंगी तो उन एक्स्ट्रा क्लासेस में मैं आपके जो एक्स्ट्रा नोट है वो मैं आपको डिक्टेट करूँगी। सो वैल्यू एडिशन जो हमें करना है वो वैल्यू एडिशन उन क्लासेस में मैं रखूँगी। हो सकता है कि 8 से 10 एक्स्ट्रा क्लासेस आएँ एक एक घंटे की, उसमें डिक्टेट मैं कर दूँगी, ठीक है? तो इससे रहेगा क्या कि आपके बैच पे, अब क्योंकि उनका बैच खत्म होने वाला है तो आपके बैच पे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा, ठीक है? पहले क्या होता था कि उनका मुझे क्योंकि फिनिश करना है, उनका टाइम टेबल बहुत ज़्यादा था आप लोगों के लिए, बिकॉज हिंदी में डिमांड आ रही थी कि मैम हिंदी में शुरू कीजिए, तो टाइम एडजस्ट करके शुरू करना पड़ा। जैसे अभी रिसेंटली फिर से डिमांड आ रही है कि इंग्लिश का दोबारा से एक नया कोर्स शुरू कीजिए, तब हम ज्वाइन करेंगे। तो प्रॉब्लम यही है कि आपके बैच पे फोकस करना है, इसीलिए मैनेज नहीं हो पाता है 2 बैचेस एक साथ में। तो अगले कुछ महीनों तक, 2-3 महीनों तक सिर्फ आप ही के बैच पे काम होगा और किसी बैच पे काम नहीं होगा, स्पेशली इसको लेकर के, पॉलिटिकल साइंस को लेकर के। तो थ्योरीज ऑफ द स्टेट स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है? टॉपिक बहुत इजी है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। हम काफ़ी बातें ऑलरेडी कर ही चुके हैं इस टॉपिक में, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि स्टेट से रिलेटेड कभी आपका क्वेश्चन अगर आता है, सपोज पेपर में क्वेश्चन आया,
तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला सेंटेंस जो आपका होगा वो रहेगा दैट स्टेट इज अ कोर कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस। इट्स अ कोर कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस। कोर कॉन्सेप्ट है स्टेट का। मतलब जैसे कि अगर आप देखो कि पॉलिटिकल साइंस में अभी तक हम जितने भी थिंकर्स को या आइडियोलॉजीज को हमने कवर किया, हमेशा हमने स्टेट को टच किया है। स्टेट का टॉपिक इतना कोर टॉपिक है कि अगर हम स्टेट नहीं पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस हमारी कवर नहीं होगी, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट स्टेट। तो पहला सेंटेंस जब भी थ्योरीज ऑफ द स्टेट में कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना है दैट स्टेट इज अ कोर कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं स्टेट की, जो ऑफिशियल डेफिनेशन है किसी पर्टिकुलर थिंकर की, तो उसमें आप गार्नर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। गार्नर कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस स्टेट के साथ ही शुरू होती है और स्टेट के साथ ही एंड होती है। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बिना इसके हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी कर ही नहीं सकते। अब ये बात आती है कि व्हाट इज अ स्टेट। स्टेट का थ्योरीज पढ़ने से पहले, डिफरेंट व्यूज देखने से पहले कि अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या क्या बातें बोली स्टेट को लेकर के, वो देखने से पहले हमको समझना होगा कि स्टेट एक्चुअली में है क्या। स्टेट एक टाइप की अथॉरिटी है। स्टेट रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी। स्टेट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जिससे गवर्न किया जाता है, ऐसा सिस्टम है, या लेजिटिमेट पावर है जो लोग देते हैं। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव स्टेट की पोजीशन पे बैठते हैं एंड दे बेसिकली रन द स्टेट। तो लेजिटिमेसी रहती है। तो स्टेट मतलब अथॉरिटी है, लेजिटिमेसी है, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ये तीन चीजें याद रखनी है, ये पॉइंट याद रखनी है दैट वन इज अथॉरिटी, लेजिटिमेट पावर या सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ये तीनों कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए। तो फ्लो चार्ट बना रहे हो साथ साथ तो ऐसे लिखो इसको। अब बात आती है कि स्टेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो हम देखते हैं, हमने एंशियंट टाइम से शुरू किया था। एंशियंट टाइम में हमने प्लेटो के टाइम पे देखा था कि ग्रीस में सिटी स्टेट्स हुआ करते थे छोटे छोटे, जैसे एथेंस है, मैसेडोनिया है, स्पार्टा है। ये तीन स्टेट्स हमने अलग से पढ़े थे। मैसेडोनिया वो स्टेट है जहां से एरिस्टोटल बिलोंग करते थे। तो सिटी स्टेट से शुरुआत होती है। वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे एवोल्यूशन हुआ, पहले सिटी स्टेट आया, उसके बाद रोमन एम्पायर आया। रोमन एम्पायर जिसमें क्रिश्चियनिटी और ये सब चीजें काफी डोमिनेंट थी। मेडिवियल एज आ चुकी थी, रिलीजन डोमिनेंट था, यानी डिवाइन प्रेजेंस रहेगी और गॉड के बेसिस पे, गॉड का हवाला देकर के स्टेट को रन किया जाएगा। जो लॉज होंगे, जो सब चीजें होंगी, तो गॉड का हवाला देकर के किया जाएगा। नेक्स्ट इज, इसके बाद जो मॉडर्न टाइम्स में हमने कॉन्सेप्ट देखा वो है नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन स्टेट मतलब आज मॉडर्न टाइम्स में जो हमें स्टेट देखने को मिलता है, चाहे इंडिया में हो चाहे कहीं पे भी हो, वो नेशन स्टेट है। मॉडर्न टाइम की बात है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं ऐसी सुप्रा नेशनल एंटिटीज भी एमर्ज हो रही हैं। सुप्रा नेशनल एंटिटीज जैसे कि काफी सारे रीजन में स्टेट मिलकर के एक सुपर बॉडी बनाते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, जैसे आसियान, साउथ ईस्ट एशिया में आसियान है, साउथ एशिया में सार्क है। हालांकि ये फेल हो गया है, लेकिन ये दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, इसमें नॉर्थ कोरिया भी आएगा। नेशन स्टेट में नॉर्थ कोरिया भी आएगा। सभी स्टेट्स, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कैपिटलिस्ट स्टेट हो, सभी आएंगे इसमें। मोनार्की हो, सभी आएंगे। ठीक है। तो कैसे इवॉल्व हुआ है, सबसे पहले छोटे छोटे यूनिट्स थे, उसके बाद रिलीजन आने के बाद में रोमन एम्पायर बना,
उसके बाद हमने देखा कि यूरोप में बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी आपस में टेरिटरी को लेकर के, लैंग्वेजेस के बेसिस पे यूरोप डिवाइडेड था। तब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के साथ में 1648 में। ये कॉन्सेप्ट आया है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की वजह से। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में एक्चुअली इससे पहले हो क्या रहा था, यूरोप में 30 इयर्स वॉर चल रही थी, 30 साल से आपस में स्टेट्स लड़ रहे थे। तो आपको पता है जब इतने टाइम तक वॉर चलती है तो इंस्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी नहीं होती लाइफ की। तो सभी स्टेट्स मिल करके इस ट्रीटी को साइन करेंगे और इस वॉर को खत्म करेंगे। इनको ग्रेट वॉर भी बोला जाता है या 30 इयर्स वॉर भी बोला जाता है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में साइन होगी और उसी के साथ में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आएगा। और फिर आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई तो सुप्रा नेशनल आइडेंटिटीज हमको देखने को मिली, जैसे यूरोपियन यूनियन, जैसे आसियान, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। एशिया के रीजन के आप देखोगे कि काफी कंट्रीज इसका पार्ट है, तो ग्रुपिंग्स आएंगे। ठीक है, सो दैट इज सुप्रा नेशनल आइडेंटिटीज। हाँ, नेटो को भी इसी कैटेगरी में आप डाल सकते हो इफ यू वांट। लेकिन अगर हमें एग्जाम्पल लिखना है तो आई थिंक यूरोपियन यूनियन और आसियान जैसे एग्जाम्पल्स टेरिटरी वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज रीजन इनकी कॉम्पैक्ट है। नेटो को लेकर के बहुत सारी कंट्रीज इधर उधर से ऑल अराउंड द वर्ल्ड नेटो का पार्ट है। ठीक है, तो एक फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए, दैट इज अ सुप्रा नेशनल, मतलब वो उसमें रहेगा। नेशन स्टेट का ही हायर वर्जन है सुप्रा नेशनल एंटिटीज। तो एक बार मॉडर्न स्टेट को समझते हैं, यानी नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, आज के टाइम पे पहले हमें ये समझना है कि नेशन स्टेट क्या होता है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, किसके क्या क्या व्यूज हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है कि क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये कितना इम्पैक्ट हुआ है, उस पर हमें बात करनी है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मॉडर्न स्टेट को कवर करेंगे। मॉडर्न स्टेट के क्या फीचर्स होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। देखिए, सबसे पहला फीचर होता है टेरिटरी। टेरिटरी सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, यानी एक फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए। जैसे इंडिया है, इंडिया की एक फिक्स टेरिटरी है, इसीलिए इंडिया को हम एक स्टेट बोलते हैं। आज के टाइम पे इंडिया इज अ स्टेट क्योंकि एक फिक्स टेरिटरी है, एक फिक्स बाउंड्री है। दूसरा फीचर होता है पॉपुलेशन होनी चाहिए। देखो, इंडोनेशिया के ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, या ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स और पैसिफिक ओशन में या इधर उधर आपको मिलेंगे जो इनहेबिटेड हैं, अनइनहेबिटेड, मतलब कोई नहीं रहता वहां पर। तो पॉपुलेशन का होना बहुत जरूरी है। तो मॉडर्न स्टेट में एक तो टेरिटरी है, फिक्स बाउंड्री, उस पर लोग रह रहे हैं, तब उसको स्टेट बोला जाएगा। साथ ही साथ वहां पर कोई ना कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए गवर्नेंस के लिए, जैसे इंडिया में भी गवर्नमेंट है, दैट इज वाई इंडिया इज अ स्टेट। दूसरा, उस स्टेट के पास में सॉवरेनिटी होनी चाहिए। सॉवरेनिटी का क्या मतलब है, सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर होनी चाहिए स्टेट के पास में, यानी जो लॉज हैं, सभी जो डिसीजंस हैं, इम्प्लीमेंटेशन का, एग्जीक्यूशन का, इंटरप्रिटेशन का, ये सभी चीज़ें, ये जो पावर है ये इनके पास में होनी चाहिए। कोई दूसरी कंट्री डिक्टेट ना करे, इनकी अपनी चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूएस से अगर इंडिया को कुछ बोलता है डिसीजन लेने के लिए तो इंडिया उसको मानेगा। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, अपने डिसीजन खुद लेता है, दूसरे के डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, राइट। तो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट इस बेसिस पे काम करता है कि टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी होनी चाहिए। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, जीपीएस-टी। जीपीएस हमको सब पता ही है, जीपीएस एंड टी, ऐसे याद रख लो। क्योंकि स्टेट को, यानी किसी टेरिटरी को, किसी भी कंट्री को अगर हमें मॉनिटर करना है तो जीपीएस के थ्रू हम कर सकते हैं कहाँ पे क्या है। ठीक है, आपको कुछ नहीं भी बताया तो आप इधर उधर
जा सकते हैं, यू कैन ट्रैवल एंड सच थिंग्स। ऐसे याद रखिए इसको, जीपीएसटी। ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कैनेडा इज अ स्टेट एज देयर हेड इज नॉट फ्रॉम विद इन द कंट्री। आज के टाइम पे दे आर कंसिडर्ड एज स्टेट ओनली, ठीक है। बिकॉज द पॉइंट इज कि वहां पर सॉवरेनिटी है, एक गवर्नमेंट है उनकी अपनी, वो डिसीजंस लेते हैं। हेड अगर उनकी कंट्री में नहीं भी है तो भी हम देखेंगे अजीत कि ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, वो डोमिनियन स्टेटस टाइप का हो गया है यहाँ पर। लेकिन इनके पास में इतनी रहेगी, यस दैट इज द रबर स्टैम्प हेड। इनके पास में इतनी सॉवरेनिटी, सुप्रीम पावर इन्हीं के पास में रहती है, समझे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट। सॉवरेनिटी इन चारों फीचर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट सॉवरेनिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। सबसे जो डिफाइनिंग फीचर है मॉडर्न नेशन स्टेट का, मतलब वो सॉवरेनिटी के बेसिस पे रहेगा कि किसके पास में पावर है लॉ बनाने की। क्योंकि सॉवरेनिटी का मतलब है आप ऑटोनॉमस हो। ऑटोनॉमस सॉवरेनिटी क्या डिपिक्ट करती है? ऑटोनॉमी को डिपिक्ट करती है। ऑटोनॉमी का मतलब है कि आप ऑटोनॉमसली खुद से डिसीजंस लो। आपके डोमेस्टिक डिसीजंस या आपकी फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन इंटरनल हो या एक्सटर्नल डिसीजन हो, किसी और से इन्फ्लुएंस होकर के आप डिसीजन नहीं लोगे, दैट इज सॉवरेनिटी। सो सॉवरेनिटी के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं कि सॉवरेनिटी इज द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिफाइनिंग फीचर है। और सॉवरेनिटी के आइडिया में हमको ऑटोनॉमी दिखती है, चाहे वो इंटरनल ऑटोनॉमी हो यानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं, एज वेल एज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। एक्सटर्नल पॉलिसी में भी आप ही का डिसीजन मैटर करेगा। एंड इसमें अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड होगी, गवर्नमेंट के हाथ में होगी, टेरिटरी होगी एक फिक्स्ड। तो अब क्वेश्चन आता है शुरू करने से पहले स्टेट को, क्योंकि सॉवरेनिटी की बात की जा रही है, मैं आपको बता रही हूँ कि सॉवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, तो हम अब सॉवरेनिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे। और एक बार सॉवरेनिटी खत्म हुआ उसके बाद हम थ्योरी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सॉवरेनिटी पे डील करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉवरेनिटी पे आ सकता है कि व्हाट इज सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी में कुछ थ्योरीज हैं, दो थ्योरीज हैं, जैसे मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है एंड प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जामिन कीजिए मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जामिन कीजिए मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को कंपेयर कीजिए प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी से। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। तो फिलहाल के लिए सॉवरेनिटी के डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं कि व्हाट इज सॉवरेनिटी। जिस भी क्वेश्चन में आपको पता चले कि सॉवरेनिटी पे पूछा जा रहा है तो सॉवरेनिटी को सबसे पहले डिफाइन कीजिए। सॉवरेनिटी देखो पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, सॉवरेनिटी आज का कॉन्सेप्ट है। अगर आप याद करो मैंने आपको बताया था हु वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दी थी, क्या नाम था उनका? कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी देने वाले कौन थे? हाँ जी, पढ़ाई है ये चीज मैंने आपको, थॉमस हॉब्स। वेरी गुड चिन्मय। बाकी सबने आंसर क्यों नहीं किया है? आप लोगों को पढ़ाया गया है। अंश, प्रंजल, उमंग, सुप्रीम पावर किसके पास में रहेगी, ये चीज थॉमस हॉब्स ने डाली थी। पूरी तरीके से बताया था कि स्टेट के पास में रहेगी, स्टेट के पास में पनिशमेंट की पावर होगी। अगर कोई स्टेट के बनाए हुए लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो स्टेट उसको पनिश कर सकता है, चाहे फिर वो रिलीजन का मैटर हो, चाहे वो नॉर्मल गवर्नेंस रिलेटेड मैटर हो। हमने एक चीज पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैकियावेली, बॉर्डन, जीन बॉर्डन या थॉमस हॉब्स में से कौन है जिसको हम मॉडर्न थिंकर बोलेंगे, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर बोलेंगे। तो उसमें देखा था कि जो कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी हॉब्स ने दी थी, इसीलिए वो मॉडर्न थिंकर है, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। तो यानी सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि एंशियंट टाइम में या मेडिवियल पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा था। थॉमस हॉब मॉडर्न थिंकर है, तो मॉडर्न टाइम्स में ही सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया। तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए सॉवरेनिटी के बारे में जो आप लिखेंगे, दैट इट इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आज का कॉन्सेप्ट है जिसको हम मॉडर्न नेशन स्टेट के साथ में एसोसिएट करते हैं।
और थॉमस हॉब्स पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दी स्टेट की। इन्होंने ये साफ साफ कहा है कि स्टेट के पास में एब्सोल्यूट पावर है, स्टेट एब्सोल्यूटिज्म इन्होंने बताया। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था स्पेशल क्लास में कि थॉमस हॉब्स स्टार्ट्स एज एन इंडिविजुअलिस्ट बट एंड्स एज एन एब्सोल्यूटिस्ट। थॉमस हॉब्स अपने कामों में पहले व्यक्तिवाद पे ध्यान दिया करते थे, लेकिन आखिरी में हम देखेंगे अंत में वो एब्सोल्यूटिज्म पे ध्यान देंगे कि निरश I think that was word was निरंकुशतावाद, something was the word हिंदी में। ठीक है, सो ऐसा कुछ था। तो कल ये चीज बताई गई थी कि स्टेट एब्सोल्यूटिज्म पे फोकस करती है। साफ साफ इन्होंने बोला कि स्टेट के पास में एब्सोल्यूट पावर है। एंड तो पहली ये चीज थी, इन्होंने क्लियरली डिफाइन किया। ठीक है, क्लियरली क्या डिफाइन किया कि लॉ जो है कौन बनाएगा, सॉवरेन बनाएगा। और सॉवरेन दो नहीं हो सकते, सॉवरेन हमेशा एक ही होता है। सॉवरेन एक ही होगा और वो एक होगा स्टेट, यानी लॉ को बनाने वाला स्टेट होगा और स्टेट के पास में स्वॉर्ड होगी, तलवार होगी। तलवार कैसी होगी, पावर ऑफ पनिशमेंट की। यानी अगर कोई फॉलो नहीं करता है स्टेट के बनाया हुआ लॉ तो उस तलवार से उसको पनिश किया जाएगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पावर ऑफ पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है। तो थॉमस हॉब्स थे जो सबसे पहले जिन्होंने सॉवरेनिटी की बात की। आप अपने क्वेश्चन में सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन आता है ये सभी लिख सकते हैं, उसके बाद आपको दोनों थ्योरीज डिस्कस करनी है, मोनिस्टिक थ्योरी एंड प्लूरलिस्टिक थ्योरी। तो अब एक एक करके मोनिस्टिक थ्योरी या प्लूरलिस्टिक थ्योरी समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी में जीन ऑस्टिन। जीन ऑस्टिन इसके बेस्ट एक्सपोनेंट है। मोनिस्टिक थ्योरी का मतलब क्या होता है, देखो मोनिस्टिक जो वर्ड है वो आता है मोनो से। मोनिस्टिक मीन्स इट कम्स फ्रॉम मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सिंगल रहेगा, जो सॉवरेन रहेगा सिंगल रहेगा, मतलब सॉवरेनिटी सुप्रीम पावर सिर्फ एक ही के पास में होगी। सारी की सारी पावर, एब्सोल्यूट पावर एक जगह पे सेंट्रलाइज होगी। इट विल बी सेंट्रलाइज्ड एट वन प्लेस, दैट इज मोनिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक का मतलब ये होता है सिंगल पावर ऑफ सोर्स होगा। ठीक है, सोर्स ऑफ पावर, सॉरी। सो मोनिस्टिक थ्योरी में इनका जो आइडिया है ये थॉमस हॉब्स से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि थॉमस हॉब्स की थ्योरी में उन्होंने कहा था कि एक ही सॉवरेन होगा। इसीलिए कभी कभी हम मोनिस्टिक थ्योरी को हॉब्सियन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी बोलते हैं, कि ये जो थ्योरी है ये हॉब्स की थ्योरी के साथ में रिलेट करती है। इट इज द हॉब्सियन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। एंड इसके चलते एवोल्यूशन होगा। थॉमस हॉब्स के कामों की वजह से ही मोनिस्टिक थ्योरी आगे सामने आई। तो इसीलिए हॉब्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी बोला जा सकता है। लेकिन इसमें बेस्ट एक्सपोनेंट जो होगा, जो सपोर्ट करती है कि एक ही के पास में पावर होनी चाहिए, वो है जॉन ऑस्टिन। इसीलिए इसको हम ऑस्टेनियन थ्योरी भी बोल सकते हैं, ऑस्टेनियन थ्योरी। अब देखो इसमें एसेंस यही होता है, सबसे पहले नेशन स्टेट से पहले आपको पता है कि मेडिवियल एज थी। और मेडिवियल एज में कौन सा सिस्टम प्रेवलेंट था ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। विच सिस्टम वाज प्रेवलेंट मेडिवियल एज में? रिलीजन की नहीं बात करी, सॉवरेनिटी नहीं, फ्यूडलिज्म प्रेवलेंट था। हमने देखा था कि मेडिवियल एज में फ्यूडलिज्म था, जैसे जमींदारी सिस्टम होता है इंडिया में वैसे था। कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। तो फ्यूडल लॉर्ड्स का क्या मतलब है? फ्यूडल लॉर्ड्स का मतलब है कि पावर एक के हाथ में नहीं होगी। जहां तक आपकी जमीन है उस पे आपकी पावर है, उस पे आपकी चलेगी, है ना। तो हमने देखा था
मैकियावेली के टाइम पे फ्यूडलिज्म जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि मैकियावेली चाहते थे कि इटली यूनिफाई हो जाए, लेकिन इटली यूनिफाई क्यों नहीं हो पाया? रीजन था क्योंकि फ्रैगमेंटेड था। देखो, 5 किंगडम्स में फ्रैगमेंटेड था, सभी फ्यूडल लॉर्ड्स आपस में लड़ रहे थे और चर्च इनको आपस में लड़वा रहा। यानी डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ पावर होगी, सेंट्रलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगी। तो जो मोनेस्टिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि हमको एक को ही पावर देनी चाहिए, ये कहाँ से आया? ये आइडिया आया यहाँ से, मिडिवियल एज से, क्योंकि मिडिवियल एज में सॉवरेनिटी फ्रैगमेंटेड थी, मतलब एक के पास में पावर नहीं थी, 4-5 इंसान होंगे जिनके पास में पावर रहेगी, और क्योंकि इनके पास में पावर है, ये अपने मुताबिक लॉज बनाएंगे। अपने मुताबिक जब आप लॉज बनाते हो तो दूसरे के साथ में क्लैश हो सकता है। तो यानी अगर आप यहाँ से ट्रेडिंग कर रहे हो यहाँ के किसी ट्रेडर के साथ में, यहाँ पे टैक्सेस के अलग लॉ है, यहाँ पे टैक्सेस के अलग लॉ है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपको 10% टैक्स देना है, यहाँ पर मान लीजिए आपको 50% टैक्स देना है, तो कोई भी ट्रेडर यहाँ पर नहीं कर पाएगा। ऐसे ही यहाँ के जो ट्रेडर्स होंगे वो करना चाहते हैं किसी और के साथ में अपने फायदे के लिए, वो नहीं हो पाएगा। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ होगा, मतलब एक ही चीज पर अलग अलग लॉज होंगे। और कैपिटलिज्म एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं करता। पार्टीज चाहे 5 हो, पार्टी चाहे 10 हो, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक ही रहेगा कि सभी को उसी चीज को फॉलो करना है, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ताकि कोई भी डिफिकल्टी ना आए समझने में, और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होता है। तो हमने देखा कि मिडिवियल एज में सॉवरेनिटी फ्रैगमेंटेड थी, यानी सुप्रीम पावर थी एक के हाथ में नहीं थी, फ्रैगमेंट हो रखी थी, टुकड़ों में ऐसे बटी हुई थी, जिसकी वजह से कयास होगा। कयास मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इसीलिए ऐसा आइडिया एक्सेप्ट किया गया कि अगर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल है, कुछ लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो वहां पर जो स्टेट है उसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट होगी, ना कोई भी इसको ना क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता इसकी अथॉरिटी को। ना तो कोई एसोसिएशन जो कि स्टेट के बाहर है, जैसे कि इंडिया में सॉवरेनिटी है हमारे पास में, हम लॉज बनाते हैं अपने ऊपर, तो यूएसए या दूसरी कंट्रीज या यूनाइटेड नेशन क्वेश्चन नहीं कर सकता, उनकी नहीं चलेगी, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ना ही विद इन दी स्टेट ऐसा कुछ रहेगा। मान लो इंडिया में स्टेट है, विद इन द स्टेट में टेम्पल्स हो गए, मस्जिद हो गई, ठीक है, लोकल चर्च हो गई, या कुछ कम्युनिटीज हैं जिनका ग्रुप बना हुआ है, वो भी स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। तो यानी स्टेट के पास में जो अथॉरिटी है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना तो एक्सटर्नल चैलेंज आएगा ना ही इंटरनल चैलेंज आएगा। यानी सारी की सारी पावर एक ही जगह पे सेंट्रलाइज की जाएगी। ये मोनिस्टिक व्यू था। दिस इज द मोनिस्टिक थ्योरी। तो ये थ्योरी ऑफ लॉ से काफी क्लोज आती है कि लॉ एक बार बना दिया तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। कमांड ऑफ सॉवरेन का मतलब है कि लॉ अगर स्टेट ने बनाया है तो लॉ में इन्होंने कमांड दी, ठीक है, सुप्रीम पावर इनके पास में है, तो ये इनकी कमांड है, बाकी सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये व्यू था इनका। अब बात आती है क्रिटिसिज्म की कि मोनिस्टिक थ्योरी को क्रिटिसाइज कौन करते हैं। क्रिटिसाइज करते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कौन है? मैक्स वेबर सोशियोलॉजिस्ट है, यानी सोसाइटी को स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट है। हम जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं जो पॉलिटी को, स्टेट को, गवर्नमेंट को, इसको स्टडी करते हैं। मैक्स वेबर जो सोशियोलॉजिस्ट है
इनका कहना है कि मॉडर्न नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे स्टेट के पास में मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब एब्सोल्यूट पावर, इनके पास में मोनोपोली है एक पर्टिकुलर टेरिटरी में वायलेंस यूज करने की, क्योंकि स्टेट पनिश कर सकता है आपको, स्टेट कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है, स्टेट आपको जेल में डाल सकता है, स्टेट के पास में पावर है वायलेंस यूज करने की। मोनोपोली सिर्फ इनके पास में, और कोई वायलेंस यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर और कोई वायलेंस यूज करता है तो स्टेट उसको जेल में डाल देगा या पनिशमेंट उसको मिलेगी। जैसे वायलेंस में एक आदमी ने दूसरे का मर्डर कर दिया, तो ऐसे में कोर्ट, जो कि स्टेट का पार्ट है, कोर्ट उसमें क्या बोलेगी, कोर्ट का साफ सा यही रहेगा कि देखिए आपको ये राइट नहीं है, आपको ये राइट नहीं दिया गया है, ये आपकी पावर में आता ही नहीं है, आपको वो फॉलो करना था जो लॉ में बनाया गया है। लॉ में साफ बोला गया है कि आप सामने वाले के खिलाफ वायलेंस यूज नहीं कर सकते। सो मैक्स वेबर इस तरीके से बोलते हैं स्टेट के बारे में कि स्टेट के पास मोनोपोली होती है वायलेंस यूज करने की। लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है मोनिस्टिक थ्योरी की, जॉन ऑस्टिन ने दी है। जॉन ऑस्टिन इसके एक्सपोनेंट है। तो जॉन ऑस्टिन का कहना है, एक इनकी एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिख लीजिए इफ यू वांट, वैसे तो आपके नोट्स में है ही तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। स्टेटमेंट है, इफ अ डिटर्मिनेट human superior not in a habit of obedience to the like superior receives habitual obedience from the bulk of society, from the bulk of society, then that human superior is sovereign, and that society is a political society where law is command of sovereign, ठीक है। सो दिस इज द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके पहले इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करके समझेंगे कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है स्टेटमेंट में। देखिए, मोनिस्टिक जो थ्योरी है ये रिलेट करती है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, क्योंकि मोनिस्टिक थ्योरी बोलती है कि एक ही के पास में पावर होती है, स्टेट के पास में पावर होती है, इसीलिए स्टेट ने अगर कोई लॉ बनाया है, कोई प्रोसीजर बनाया है लॉ के थ्रू, तो वही आपको फॉलो करना है, ठीक है अजीत। तो मोनिस्टिक थ्योरी उससे काफी ज्यादा क्लोज है। अब देखते हैं, इफ अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर, इसका क्या मतलब है डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर का क्या मतलब होता है। देखिए, मेटीरियल टाइम्स में हमने देखा, जब रिलीजन डोमिनेट था, जब फ्यूडल सिस्टम प्रेवलेंट था, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी कि कौन सी अथॉरिटी सुपीरियर है, किसकी माने किसकी चलेगी, किसने जो लॉ बनाए हैं किसकी चलेगी, किसकी हमको फॉलो करनी चाहिए बनाया हुआ लॉ। तो वहां पे कंफ्यूजन होती थी। लेकिन इस स्टेटमेंट में जॉन ऑस्टिन ने बोला है कि स्टेट सुपीरियर है, और इसमें इन्होंने दो चीजें बताई हैं, सॉवरेनिटी की दो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर बताने की कोशिश की है। पहली है डिटर्मिनेशन,
दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉवरेनिटी। पहला इंपॉर्टेंट फीचर है डिटर्मिनेशन, कौन डिटर्मिन करेगा। दूसरा है सुपीरियोरिटी, किसकी सुपीरियोरिटी होगी। ठीक है, तो यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस स्टेटमेंट के पार्ट से कि स्टेट सुपीरियर होगा। कैसे, पहले पूरे सेंटेंस को एक बार समझते हैं। इफ अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन अ हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू द लाइक सुपीरियर receives habitual obedience from the bulk of society, then that human superior is sovereign. ऐसा सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी होगी जिसमें एक ही के पास में पावर है, एक सुपीरियर है जो सभी लॉस को डिटरमिन करेगा। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट आती है नॉट इन अ हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू द लाइक सुपीरियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सॉवरेन किसी और सॉवरेन को ओबे नहीं करेगा। अगर इंडिया सॉवरेन कंट्री है और यूएसए भी सॉवरेन कंट्री है तो इंडिया अपनी फॉलो करेगा, इंडिया दूसरे सॉवरेन को फॉलो नहीं करेगा। यानी नॉट इन अ हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू द लाइक सुपीरियर। एक और सुपीरियर हो सकता है, जैसे यूएसए की अपनी सुपीरियरिटी है अपनी टेरिटरी पे, तो उसमें उनको ओबीडियंस उनको शो नहीं करना है, उनको ओबे नहीं करना है, उनको वो जो बोलेंगे वो नहीं करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। यानी कॉलोनी हो आप या डोमिनियन हो आप, ठीक है, जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट है स्टेट से। एक स्टेट जो कि सॉवरेन है एंड दूसरा एक कॉलोनी है, एक डोमिनियन है, इनमें डिफरेंस है। अगर आप दूसरे के बोले हुए चीजें फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप सॉवरेन नहीं है। आया समझ में? ये क्या बोल रहे हैं मोनिस्टिक में कि दूसरे का डिक्टेट किया हुआ अगर फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आज के टाइम पे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है अपने खुद के डिसीजंस फॉलो करते हैं, किसी और का डिक्टेशन नहीं होता आज के टाइम पे, क्योंकि वो सब चीजें जा चुकी हैं। जो स्ट्रिक्ट सॉवरेनिटी हुआ करती थी, जो स्ट्रिक्ट कॉलोनी या डोमिनियन हुआ करता था, वो खत्म हो चुका है। तो यानी आज के टाइम पे वो स्टेट है, यानी एक अगर डोमिनियन कंट्री है और एक स्टेट जो सॉवरेन है जो खुद ही डिसीजन ले रहा है, उनमें डिफरेंस है। यानी स्टेट के ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं है। सॉवरेनिटी का मतलब है आपके पास में एब्सोल्यूट पावर है, कोई और आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है। आए समझ? देखो आज के टाइम पे जो लॉयल्टी की आप बात कर रहे हैं राघव, व्हेन इट कम्स टू कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ये कॉमनवेल्थ नेशन से एक तो रिलेटेड है, दूसरा इसमें रहेगा कि इनके डिसीजंस क्योंकि ये खुद लेते हैं तो इट्स नॉट अबाउट लॉयल्टी एनी मोर। ऐसे तो फिर लॉयल्टी के हिसाब से आप ये भी बोल सकते हो कि इंडिया यूएसए को लेकर के आजकल बहुत लॉयल है। ठीक है, लॉयल्टी के मामले में फिर ये भी बोला जा सकता है कि पाकिस्तान चाइना को लेकर के काफी लॉयल है, राइट? विच इज नॉट द केस। पाकिस्तान भी एक सॉवरेन स्टेट है, अपने डिसीजंस किसके साथ में कैसी फॉरेन पॉलिसी रखनी है वो आप खुद डिसाइड करते हो। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन। समझ में आया? तो सबसे पहली बात इन्होंने बोली कि स्टेट सुपीरियर है, और अगर एक स्टेट सुपीरियर है तो दूसरे सुपीरियर को वो फॉलो नहीं करेगा, उसको ओबे नहीं करेगा। उसके पास में खुद के पास में एब्सोल्यूट पावर है, उसके ऊपर किसी और स्टेट की अथॉरिटी काम नहीं करेगी। अब उसके बाद आता है हैबिचुअल ओबीडियंस की हम बात कर रहे हैं। रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस फ्रॉम द बल्क ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज द मीनिंग? मतलब स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो मेजॉरिटी लोग हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं स्टेट की, क्योंकि इट इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। जो भी लॉ बनाएगा वो स्टेट बनाएगा, इसीलिए जो भी सॉवरेन कमांड करता है, तो यानी सोसाइटी से रिस्पेक्ट आएगी स्टेट को लेकर के, इसीलिए लेजिटिमेसी आएगी। स्टेट कुछ बनाता है, लॉ बनाता है, हम उसको फॉलो करते हैं, तो वी आर रिस्पेक्टिंग स्टेट, वी आर प्रोवाइडिंग लेजिटिमेसी टू द स्टेट। एंड
फिर बात आती है देन दैट ह्यूमन सुपीरियर इज सॉवरेन, यानी ऐसा स्टेट सॉवरेन होगा। ह्यूमन सुपीरियर यानी ह्यूमन से ऊपर स्टेट है, ह्यूमन से ऊपर स्टेट है, स्टेट की सुपीरियोरिटी है, स्टेट सभी लॉज को डिटरमिन करता है कौन सा लॉ बनाना है, उस पर दूसरे स्टेट का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा, एब्सोल्यूट पावर उसी स्टेट के पास पे रहेगी। एंड सोसाइटी ऐसे स्टेट को रिस्पेक्ट करेगी, उसके बनाए हुए लॉज को फॉलो करेगी। एंड ऐसी सोसाइटी पॉलिटिकल सोसाइटी होगी। पॉलिटिकल सोसाइटी का मतलब है ऐसी सोसाइटी जहां पर आप ऐसे फॉलो करते हो किसी सॉवरेन को, ऐसी सोसाइटी स्टेट कहलाएगी। ऐसी सोसाइटी को हम स्टेट बोलते हैं जहां पर स्टेट जब लॉ बनाता है तो सब फॉलो करते हैं, कोई चैलेंज नहीं करता, कोई क्वेश्चन नहीं करता। समझ में आया? सैंक्शंस क्वैश द आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी। सैंक्शंस क्वैश नहीं करती हैं, क्यों? आपने अपना खुद का डिसीजन लिया चेन्नई, अब दूसरी कंट्री चाहे तो वो अपने हिसाब से कुछ भी फॉलो कर सकती है। इट इज नॉट क्वैशिंग द सॉवरेनिटी। हाँ, लेकिन इसमें एक कैच ये आता है कि ग्लोबलाइजेशन के चलते हमारी जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट हो रखी है, इंटीग्रेट हो रखी है इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ में, तो वो अलग चीज है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सैंक्शंस, तो आपने तो अपना डिसीजन फॉलो किया ना, इसीलिए तो आप पे सैंक्शंस लगे, तो क्वैश नहीं करेगी सॉवरेनिटी के आइडिया को। ठीक है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उन पे प्रेशर आएगा, वो रीजन फिर ग्लोबलाइजेशन का है, तो वो पूरी एक डिबेट आती है जिनमें जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, एज यू कैन सी हियर, कि ग्लोबलाइजेशन ने आज के टाइम पे क्या सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट किया है कि नहीं। तो इसमें अलग अलग व्यूज है, कुछ बोलते हैं कि यस इम्पैक्ट किया है, इससे रिड्यूस हो गई है आज के टाइम पे सॉवरेनिटी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है बॉर्डरलेस वर्ल्ड। मतलब जो बाउंड्री आपने बना रखी है, अब वो बाउंड्रीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कुछ बोलते हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन तो एक मिथ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की सॉवरेनिटी को जरा सा भी इफेक्ट नहीं हुआ है। फिर कुछ स्कॉलर्स हैं जो ये बोलते हैं कि कई जगहों पर सॉवरेनिटी भी इफेक्ट हुई है, कई जगहों पर ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट हुआ है। तो यानी पूरी एक डिबेट है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट वी विल कम टू दैट लेटर ऑन। पहले हमें थ्योरीज कवर करनी है। ये समझ में आया जितना समझाया है? इंडिया स्टॉप टेकिंग ऑयल फ्रॉम ईरान ड्यू टू यूएसए इन्फ्लुएंस। अब बात यह आती है, देखो आपके पास में कुछ ऑप्शंस होते हैं अजीब। यूएसए चाहे प्रेशराइज कर रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया का स्टांस अगर आप देखोगे तो इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता है। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है कि अपने मुताबिक अपने स्ट्रेटेजी वाइज डिसीजन लेता है। ऐसा नहीं है कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर के डिसीजन लेगा इंडिया। तो अगर इंडिया ने ईरान के साथ में ये ऑयल लेने से मना कर दिया है, तो वो इंडिया का अपनी प्रायोरिटी है, उस पर यूएसए ने इन्फ्लुएंस नहीं किया है। इंडिया प्रायोरिटी वाइज चल रहा है, कुछ स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो कर रहा होगा। ठीक है? ओबीडियंस फ्रॉम द बल्क सोसाइटी। ओबीडियंस फ्रॉम द बल्क ऑफ सोसाइटी का मतलब है कि यानी अगर स्टेट लॉ बनाता है अंश और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं, तो आपने रिस्पेक्ट दी कि आप लॉ बना रहे हैं, हम उस लॉ को फॉलो करेंगे। ओबीडियंस दिखाया आपने। ओबीडियंस क्या होता है? आप जो मुझे बोलेंगे करने के लिए, आई विल ओबे दैट, दैट इज ओबीडियंस। तो सोसाइटी फॉलो करेगी। समझे? तो यानी ये जो पूरी डेफिनेशन है, ये ऑफिशियल डेफिनेशन है जॉन ऑस्टिन के द्वारा ऑन मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी पे। तो यानी इस पूरी स्टेटमेंट से हमको क्या पता चलता है, ये सभी आपके नोट्स में है, डोंट वरी, समझने की बस कोशिश कीजिएगा अभी। इससे हमको सॉवरेनिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है मोनिस्टिक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जॉन ऑस्टिन का कहना है कि सबसे पहले सॉवरेनिटी डिटर्मिनेट होती है, डिटर्मिनेट होती है सॉवरेनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सॉवरेनिटी इज डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब सॉवरेनिटी को डिटर्मिन करने वाली एक ही बॉडी होगी, ठीक है, वो डिटर्मिन करेगी, जिसके जो भी सॉवरेन है वो डिटर्मिन करेंगे उस लैंड पे सभी लॉस को। दूसरी चीज की सॉवरेनिटी
एब्सोल्यूट होती है। मोनेस्टिक थ्योरी में बोला गया कि सॉवरेनिटी सिर्फ एक ही के पास होती है, एब्सोल्यूट होती है। दूसरा, सॉवरेनिटी परमानेंट होगी, इसीलिए इनको पावर ऑफ पनिशमेंट दी गई है। क्योंकि अगर आप सॉवरेनिटी को फॉलो नहीं करते हो, उसके बनाए हुए लॉ को, फिर आपको पनिशमेंट दी जाती है, तो इट्स परमानेंट। दूसरा, सॉवरेनिटी को एनफोर्स किया जाता है लॉज के थ्रू। जो भी गवर्नमेंट बनाएगी, अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, तो इट इज एनफोर्सेबल, इट इज परमानेंट। साथ ही साथ नॉन ट्रांसफरेबल है, आप किसी और को ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। लाइक अगर मान लो आज के टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है, तो गवर्नमेंट को हमने लेजिटिमेसी दी हुई है, तो यानी सॉवरेनिटी है। हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए डिसीजंस लेगी अपने मुताबिक, जो ठीक लगता है। और वो भी डिसीजन कैसे लेगी, हम लोगों ने क्योंकि रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है उनको, तो वो लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि लोगों की भलाई में काम करें, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए काम करें। द पॉइंट इज कि मान लो बीजेपी ने ये डिसाइड किया कि हम कोई हिंदू मठ है, ठीक है, उसको हम अब ये पावर ट्रांसफर कर रहे हैं जो हमारे पास में थी, कि अब से सारे डिसीजंस आप लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉन ट्रांसफरेबल, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी इंटरनल या एक्सटर्नल और कोई एसोसिएशन नहीं आपकी जो सॉवरेनिटी को है, सुप्रीम पावर को अफेक्ट कर सकती है। आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। एंड इट इज इनएलियनेबल, मतलब इसको आप खत्म नहीं कर सकते हो। सॉवरेनिटी इज समथिंग लाइक दिस। ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मोनिस्टिक थ्योरी बोलती है कि एक ही के पास में होगी, ना तो ट्रांसफर किया जा सकता है, ये एनफोर्सेबल, यही सॉवरेन मतलब सारे लॉज यही एनफोर्स करेंगे, ये सब चीजें इसमें आती है। अब बात आती है, ये तो हुई मोनिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी में हमने जॉन ऑस्टिन को पढ़ा। अब बात करते हैं प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी की। प्लूरलिस्टिक का मतलब होता है कि अब जो सेंटर ऑफ पावर होगा वो मल्टीपल हो सकती है। अब प्लूरलिस्टिक थ्योरी क्यों आई, इसके एक्सपोनेंट कौन कौन है? प्लूरलिस्टिक स्कूल में दो फर्दर स्कूल्स आते हैं, एक होता है मॉडरेट प्लूरलिस्ट, एक होता है एक्सट्रीम प्लूरलिस्ट। मॉडरेट प्लूरलिस्ट में लस्की आते हैं, हेरोल्ड लस्की, जो हमने पढ़ा है पहले इनके बारे में आइडियोलॉजीज में। एंड एक्सट्रीम प्लूरलिस्ट में आते हैं मैकाइवर। ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी में लस्की एंड मैकाइवर के व्यूज इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जब मोनिस्टिक थ्योरी थी, जब आपने एक सुप्रीम पावर रखी, तो अब प्लूरलिस्टिक क्यों आ रही है? देखो, मोनिस्टिक थ्योरी वर्ल्ड वॉर 2 तक प्रेवलेंट थी, डोमिनेट कर रही थी मोनिस्टिक थ्योरी। पूरा जो वर्ल्ड था मोनिस्टिक थ्योरी के बेसिस पे गवर्न किया जाता था। मतलब अगर आपका अपना स्टेट है, तो इसमें जो आपका सॉवरेन है वो अपने मुताबिक डिसीजन लेगा। यानी स्टेट के पास में एब्सोल्यूट पावर होगी। अगर स्टेट के पास में एब्सोल्यूट पावर है, इसका मतलब है कि स्टेट पे कोई लिमिटेशन नहीं होगी। ना तो कोई इंटरनल बॉडी, कोई इंटरनल एसोसिएशन स्टेट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, ना ही कोई एक्सटर्नल बॉडी कोई दूसरा सॉवरेन स्टेट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप पावर चेंज नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट पावर इनके पास में होगी। यानी स्टेट के ऊपर पावर को लेकर के कोई लिमिटेशन नहीं होगी। इवन इंटरनेशनल लॉ में भी कोई लिमिटेशन नहीं होगी, ऐसा मोनिस्टिक थ्योरी का कहना था। मतलब इंटरनेशनली भी आपको कोई भी डिसीजन लेना है, आप खुद डिसीजन लेंगे, इसमें कोई भी आप इसमें अफेक्ट नहीं करेगा दूसरा। लेकिन मोनिस्टिक थ्योरी को फॉलो करते हुए वर्ल्ड वॉर 2 तक फॉलो हुआ, बहुत ज्यादा वॉर्स हुई आपस में। देखो, पहले मैंने आपको बताया कि पहले 30 साल की वॉर चल रही थी, तो उसको 1648 में एंड किया गया। तो यानी 1618 में जब जो वॉर शुरू हुई थी, 1648 में 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जब साइन किया जाएगा, तब मॉडर्न नेशन स्टेट लाया जाएगा और ये सोल्यूशन निकाला जाएगा कि मतलब आपकी लैंड है, उस पर आप अपने डिसीजन लीजिए, दूसरों के कामों में इंटरफेयर मत कीजिए। लेकिन इससे क्या हुआ कि आप अपने कंट्री के लिए डिसीजन ले रहे हो, तो आप क्या करोगे?
बैलेंस ऑफ पावर होगा। मतलब आपको अपनी कंट्री को सिक्योर करने के लिए, ताकि उस पर कोई अटैक ना करे, आप अपने मुताबिक अपने अलायंसेस बनाओगे। जिन कंट्रीज को लगता है कि आपको सपोर्ट करेंगी, उन कंट्रीज के साथ में आप एग्रीमेंट साइन करके एक अलायंस बनाओगे। तो यानी हम देखेंगे कि सॉवरेनिटी की मोनेस्टिक थ्योरी अब प्रेवलेंट हो जाएगी 1648 के बाद में। लेकिन उसके बावजूद वॉर्स हुई हैं, उसके बावजूद दो वर्ल्ड वॉर हुई। एक थी वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू के चलते सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं थी। मोनेस्टिक थ्योरी लाई इसलिए गई थी ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, ताकि लोगों की लाइफ को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी वॉर्स हुई इसके होने के बावजूद, बार बार यूरोप में वॉर्स हुई। तो यानी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, वर्ल्ड वॉर वन के बाद कितने लाखों लोग मरे, वर्ल्ड वॉर टू के बाद आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी का जो अटैक हुआ था उसी में कितने लोग मर गए थे। बाकी फाइट करते हुए हिटलर के साथ में नाजी लोग कितने जो हिटलर के अंडर में थे जूइश लोगों को कितना मारा गया है। तो बहुत सारी डेथ हुई है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं थी। यानी मोनेस्टिक थ्योरी कारगर साबित नहीं हो रही थी। इसीलिए ये रियलाइज किया गया कि हमको अपनी जो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोनेस्टिक थ्योरी की वजह से डिफिकल्टीज आती हैं, इसकी वजह से वॉर्स होती हैं। दैट्स व्हाई। तो यानी अब इन्होंने बोला, देखो पहले क्या था, इंटरनेशनल लॉ को भी नहीं दिया जाता था प्राइवेसी। इंटरनेशनल लॉ में कुछ ही बना हुआ हो लॉ, लेकिन हम फॉलो वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं, बिकॉज हम सॉवरेन हैं। हम इंटरनली एक्सटर्नली कोई भी डिसीजन ले सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। तो पहले मोनेस्टिक थ्योरी में इंटरनेशनल लॉ प्रेवलेंट नहीं था, इंटरनेशनल लॉ को कोई फॉलो नहीं करता था। लेकिन अब ये रियलाइज हुआ कि हमको इसको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, हमको इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने की ज़रूरत है, हमको ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में आप देखोगे कि कितने सारे जूइश लोगों को मारा गया। इनफैक्ट सिमिलर इज विद जापान, उस टाइम पे क्या सब हुआ था, जापान में इतने लोग मरे थे। तो ह्यूमन राइट्स को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, और इंटरनेशनल लॉ को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, तब जाकर के हो सकता है कि स्टेबिलिटी बने और लड़ाइयाँ ना हो। तो उसके लिए फिर प्लूरलिस्टिक थ्योरी आती है, यानी सेंटर ऑफ पावर एक मत रखो। ठीक है, तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी में हम देखते हैं कि आगे जाकर के हमको ऐसे ऐसे आइडियाज इमर्जिंग देखने को मिलेंगे, जैसे 1967 में आसियान बनाया गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन हमें देखने को मिला आगे, जिसके चलते जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट था, स्टेट की सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे रिड्यूस होता गया। यूरोपियन यूनियन का क्या मतलब है? यूरोपियन यूनियन में अभी 27 नेशंस हैं। 27 नेशंस आपस में मिलकर के एक यूरोपियन पार्लियामेंट है, वहां पर डिसीजन लेते हैं। यानी अब इन कंट्रीज के पास में सुप्रीम पावर नहीं रही, अब एक सुप्रा नेशनल एंटिटी है। तो हम देखेंगे कि जब यूरोपियन यूनियन आया तो उसके चलते सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई और पावर का ट्रांसफर हुआ। पहले डिसीजन मेकिंग कौन करता था? स्टेट करता था। अब डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस करेंगे। आज के टाइम पे यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में जो सारे डिसीजंस हैं वो यूरोपियन यूनियन लेती है। कौन सी कंट्री के साथ में किस तरीके से डील करना है, वो पूरा साथ में मिलकर के डिसीजन दिया जाता है। सुप्रा नेशनल मतलब एक होता है नेशन के लेवल पे, एक होता है उससे ऊपर का लेवल, दैट इज सुप्रा नेशनल। समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? एंड इसी के चलते हम देखेंगे कि जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ तो 1945 में यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ, यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश किया गया। एंड यूनाइटेड नेशन के चलते बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ आए, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आए, जैसे WTO, IMF, ये सभी इंस्टीट्यूशन आए जो हम आज के टाइम पे फॉलो करते हैं। क्योंकि उस टाइम पे ये रियलाइज किया गया था कि स्टेट को पावर मत दो। स्टेट को अगर आप पावर दोगे तो वापस से लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है,
तो ये रियलाइज किया गया कि जो स्टेट की पावर्स है उसको लिमिट करने की जरूरत है। और उसको कैसे लिमिट करोगे? इंटरनेशनल लॉ के थ्रू, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, यानी यूनाइटेड नेशन के थ्रू, WTO, IMF, इनके थ्रू कहीं ना कहीं आप लिमिट करोगे। यहां से प्लूरलिस्टिक थ्योरी का जो आइडिया था वो इमर्ज हुआ है। तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी कैसे उभर के आई? इसका रीजन था कि मोनिस्टिक थ्योरी को ये लोग रिजेक्ट कर रहे थे, तो उसके चलते प्लूरलिस्टिक थ्योरी आई, क्योंकि मोनिस्टिक थ्योरी में पावर सिर्फ एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड थी। लेकिन प्लूरलिस्टिक थ्योरी बोलती है कि पावर जो होती है स्टेट की, वो डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मतलब स्टेट जो है, स्टेट एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें बाकी एसोसिएशंस भी हैं। स्टेट इज एन एसोसिएशन लाइक मैनी अदर एसोसिएशंस। देखो मैन ने, हमने देखा था कि मैन ने बहुत, अब देखो एरिस्टोटल को याद करो, एरिस्टोटल का कहना था कि स्टेट जो है वो सारी नीड्स को फुलफिल करता है और स्टेट इज द हाईएस्ट एसोसिएशन ऑफ ऑल। सबसे जो ऊंचा स्थान उन्होंने दिया वो स्टेट को दिया एरिस्टोटल ने। तो वो एक तरीके से मोनिस्टिक थ्योरी में आ जाता है। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर वो तो स्टेट को नेचुरल मानते थे, स्टेट को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे इंडिविजुअल से ज्यादा। लेकिन प्लूरलिस्टिक में क्या होगा, स्टेट को एक एसोसिएशन ही माना जाएगा। जैसे फैमिली एक एसोसिएशन है, सोसाइटी में बहुत सारी एसोसिएशन होती हैं, जैसे किसी कम्युनिटी की अपनी एसोसिएशन हो गई, तो ऐसे बहुत सारी एसोसिएशन होती हैं, उसमें से एक एसोसिएशन स्टेट है। तो मैन ने बहुत सारी एसोसिएशन क्रिएट की हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, एंड स्टेट अकेला मिलकर के फुलफिल नहीं कर सकता है। अब क्या है, पहले एरिस्टोटल को याद करो, एरिस्टोटल बोलते थे कि स्टेट सभी नीड्स को फुलफिल करता है, लेकिन प्लूरलिस्ट बोलते हैं कि स्टेट सभी नीड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। समझे? Yes, states aren't they running back to monastic view or not? This is the question. मोनिस्टिक व्यू में अभी ये लोग जा ही रहे हैं, आपको पता ही होगा रिसेंटली। लेकिन द पॉइंट इज दीज स्टेट्स आर गोइंग फॉर दीज पॉलिसीज जस्ट बिकॉज इनकी इकोनॉमी को इनको फायदा करना है। ये नहीं चाहते कि दूसरे स्टेट्स को फायदा हो। इट इज नॉट लीडिंग टू, ऐसा तो है नहीं कि प्लूरलिस्टिक के चलते इनके लड़ाइयाँ हो रही हैं या सिक्योरिटी ऑफ लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। पॉइंट इज कि इनको इकोनॉमी वाइज इनका बेनिफिट नहीं दिख रहा है। तो हर कोई जो स्टेट होता है, चाहे देखो यही फिर डिबेट आ जाती है जी, कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, स्पेशली इन केस ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है, आप अपने मुताबिक अपने प्रायोरिटी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो ये बहुत ही डिबेटेबल चीज है, क्योंकि कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि ऐसा है। दैट्स द थिंग। यस, आज के टाइम पे इकोनॉमी ज़्यादा मैटर करती है, डेवलपमेंट ज़्यादा मैटर करती है, एंड आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती है, ये भी ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा ही था एंड ऑफ आइडियोलॉजी में। SM लिप्सिट ने क्या बोला और डेनियल बेल ने क्या बोला, नाम आपको याद है सभी के? वैल्यू प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? Who has given this concept of value pluralism? पढ़ाया है मैंने कुछ दिन पहले। हाँ जी, nobody is answering, क्यों? इजाया बर्लिन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? नाम बताइए। आप लोग रिवाइज कर रहे हो? किसने दिया था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन? सैमुअल पी हंटिंगटन। एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट किसने दी थी? एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस फ्रांसिस फुकुयामा। ये सभी नाम याद रखिए। हाँ, वो सभी को याद है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्यों याद नहीं है? दैट इज सैमुअल पी हंटिंगटन। वैल्यू प्लूरलिज्म इजाया बर्लिन। एंड ऑफ आइडियोलॉजी डेनियल बेल एंड SM लिप्सिट। नाम टिप्स पे होने चाहिए आपके।
कि कौन कौन से स्कूल से बिलोंग करता है और इन्होंने कौन कौन से आइडियाज दिए। बेसिक ऐसा है, तभी मैंने फ्लो चार्ट बोला था कि फर्स्ट स्टेज में आप सिर्फ नाम याद रखिए कि ये थिंकर, इसने ये दिया, इसने ये कॉन्सेप्ट दिया। एक बार ये याद हो गया कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन दिया है, उसके बाद आप फिर आओ कि क्या बात करते हैं सिविलाइजेशन को लेकर के। ये बोलते हैं कि लिबरलिज्म ने अपनी बैटल नहीं जीती है, सिविलाइजेशन है ये चैलेंज कर सकती हैं, उसको चैलेंज आएगा, क्लैशेस रहा है, हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को, तब डिटेल में जाइए। तो दो चीजें होती हैं पॉलिटिकल साइंस में, पहला होता है नाम याद रखना, उसके लिए मेहनत अलग से करनी पड़ती है। दूसरा होता है एक बार नाम याद हो गया तो अंदर का जो डेटा है वो याद रखना, और डेटा याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि डेटा नाम के साथ में कहीं ना कहीं रिलेट करता है, जो आपका टॉपिक का नाम होता है उससे रिलेट करता है, तो आप कुछ ना कुछ याद रखोगे, फिर धीरे धीरे करके उसको स्टेजेस में याद करते चलो कि इसने पहले ये बोला, अच्छा इसमें फिर क्रिटिसिज्म याद करो। हमेशा जो रिविजन होता है 2-3 स्टेजेस में होता है, पहले नाम याद रखो, फिर उसके बाद टॉपिक की डेप्थ में जाओ, फिर टॉपिक के डेप्थ के क्रिटिसिज्म में जाओ, फिर तीनों को साथ में लेकर के याद रखो, तो अल्टीमेटली आपको फिर सब कुछ याद रहेगा। अभी तो हमने अभी शुरू नहीं किया है, I'll डिस्कस दिस स्टेट, और जब हम आगे बढ़ेंगे पावर के बारे में तो बहुत सारे नाम आएंगे पावर में, डेमोक्रेसी में इतने सारे नाम आएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आपको पता होना चाहिए कौन हेबरमास है, हेबरमास ने क्या बोला, या बाकी रोजा लग्जमबर्ग ने क्या बोला है। अलग अलग नाम, अलग अलग व्यूज, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जितनी बार बार वीडियोस देखोगे उतना बेहतर रहेगा। तो आई रेकमेंड यू कि सबसे अच्छा वे ऑफ रिविजन क्या होता है, सबसे बेस्ट वे रहेगा कि आप वीडियो से एक और बार रिवाइज कीजिए। जो मैंने वीडियोस आपको पढ़ाई हैं, जो लेक्चर्स हैं, उसको 2x स्पीड पे एक बार रिवाइज करो, ठीक है? 2x स्पीड पे, 1.5x स्पीड पे, 1.75x स्पीड पे, जो आपको ठीक लगता है। पहली रिवीजन आपको जो करनी चाहिए 1.5x स्पीड पे कर लो, दूसरी रिवीजन 1.75x पे करो, तीसरी रिवीजन 2x पे करो। इससे होता क्या है कि 1.5 घंटे का भी अगर टॉपिक है, मैं क्लास ले रही हूँ, तो उसको 2x पे देखोगे आप, तो वो अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स में आपका एक क्लास रिवाइज हो जाएगी। और ऐसा भी होगा कि कुछ टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं कि अच्छा ये वाला इसका पॉइंट तो मुझे सब याद है। तो जब 2 से 3 रिवीजन हो जाए तो चौथी बार या तीसरी बार जब आप रिवाइज करो, देखो ये डिपेंड करता है आपकी खुद की मेंटल कैपेसिटी पे कि आपको कितनी बार में चीजें याद रहती हैं, पकड़ में आती हैं। तो अगर आपको लगता है कि अब आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, या ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो स्किप कर दिया, आगे बढ़ा दिया उसको टॉपिक को, और वो चीज रिवाइज की जो चीज आपको नहीं आती। तो पहली रिवीजन तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगी कि अगर आप लोगों को पीडीएफ भी नहीं पढ़नी है तो पहली रिवीजन सिर्फ अपनी लेक्चर्स के थ्रू कीजिए। पहली, दूसरी, तीसरी रिवीजन जब तक आपके टिप्स पे सब कुछ नहीं हो जाता है, बिकॉज मैं आपको पढ़ाती ही ऐसे हूँ कि जो चीजें पीडीएफ में लिखी होती हैं वो सारी चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जाती है। तो अगर आपको एक एक बात याद है जो आपको क्लास में पढ़ाई गई है, तो उसके बाद जब पीडीएफ पढ़ोगे तो दैट विल बी अ केक वॉक, वो आपको फिर डिफिकल्टी नहीं रहेगी, समझे? तो ऑलवेज प्रिपेयर दिस वे। तो पीडीएफ के थ्रू ज्यादा रिवाइज कीजिए, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है? तब भी भूल गए, रीजन क्या है? अब देखो पहला जो होता है ना फ्लो चार्ट, आप लोग एकदम डिटेल में फ्लो चार्ट बना रहे हो, व्हाट आई एम सीइंग इज आप लोग डिटेल में बनाते हो। फ्लो चार्ट कैसा होना चाहिए? जैसे सपोज दिस, पहली स्टेज पे ये सब चीजें होनी चाहिए आपकी, जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड 3 पर्सपेक्टिव हैं, ग्लोबलिस्ट के, स्टेट सेंट्रिक के एंड ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट के। इन तीनों में ग्लोबलिस्ट कौन कौन से हैं? केनिची ओहामे, मार्शल मैक्लूहन, सुजैन स्ट्रेंज। स्टेट सेंट्रिक कौन है? ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट कौन है? सिर्फ ये नाम याद रखो पहली स्टेज पे। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लोबलिस्ट में कौन कौन से एक्सपोनेंट्स हैं, आपको उनके नाम याद होने चाहिए। उसके बाद बात करो कि केनिची ओहामे ने क्या बोला, मार्शल मैक्लूहन ने क्या बोला, ये दूसरी स्टेज का टाइम है। तो इसीलिए एक पेपर होता है ना छोटा सा, एक शीट लो, उस पर सिर्फ नाम नाम लिखो और याद रखने की कोशिश करो। उसको क्या करो, हर दिन 5 से 10 मिनट सिर्फ वो नाम एक बार रिवाइज कर लो, तो अल्टीमेटली फिर सब याद हो जाएगा। बिकॉज इफ आई कैन रिमेम्बर, इवन यू कैन रिमेम्बर।
दैट्स द थिंग। कभी कभी मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती है कि काफी टाइम हो जाता है रिवाइज करने का। जैसे कल हमने सोशलिज्म जब हमने डिस्कस किया था, तो CEM जोड ने एक डेफिनेशन दी थी, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो ये ह्यूमन है, माइंड भूल जाता है, लेकिन रिविजन के साथ में याद रहेगा, बिकॉज आई हैव रिवाइज दैट डे। उस दिन याद आया दोबारा से, तो अब वो दिमाग में रहेगा। दिस इज हाउ इट हैपेंस। आप लोगों को नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप सिर्फ वो फॉलो कीजिए जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, मल्टीपल टाइम्स देख लीजिए, चाहे 3 से 4 से 5 बार देखिए, लेकिन जो चीज क्लास में बोली जा रही है टिप्स पे होनी चाहिए, एक भी चीज आपको भूलनी नहीं चाहिए। PDF को अभी चाहे ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंस दो रिटेंशन पे, किसने क्या बोला, क्या बात कही, आपस में डिस्कस कर सकते हो आप लोग, डिस्कशन से भी थोड़ा याद रहता है। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी में मैंने आपको बताया कि ये लोग बोलते हैं कि स्टेट अकेला मिलकर के सारी नीड्स फुलफिल नहीं कर सकता मैन की। इसमें आता है लस्की। लस्की देखो मॉडरेट प्लूरलिस्ट है। तो लस्की का क्या कहना है? लस्की बोलते हैं कि क्योंकि सोसाइटी फ्यूडल है, फेडरल है, मतलब सोसाइटी फेडरल है, तो अथॉरिटी भी फेडरल होनी चाहिए। सोसाइटी फेडरल कैसे है? आप सोसाइटी में देखोगे डिविजन्स हैं, जैसे इंडिया में भी आप लोकल लेवल पे देखोगे, डोमेस्टिक लेवल पे तो डिविजन्स हो रखे हैं स्टेट्स में। ऐसे ही लोकल लेवल पे भी डिविजन्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का एक अपना होता है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। तो जब सोसाइटी ऐसे बटी हुई है, तो आपको जो अथॉरिटी है उसको भी बांटना चाहिए, क्योंकि अगर सेंट्रलाइजेशन होगी तो आप पूरे तरीके से उसको नहीं कर पाओगे मैनेज। तो गवर्नेंस से रिलेटेड इसीलिए थर्ड टायर इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में भी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में, राइट। सो लस्की का कहना है क्योंकि सोसाइटी फेडरल होती है तो अथॉरिटी को भी फेडरल होना चाहिए। यानी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें होती है, सोसाइटी में आप रिलीजन भी फॉलो करते हो, आपकी कम्युनिटी के अपने प्रैक्टिसेस होते हैं वो भी फॉलो करते हैं। तो यानी इनका कहना है कि इसी तरीके से अलग अलग एसोसिएशंस होने चाहिए। तो ये मॉडरेट प्लूरलिस्ट है। इनका कहना है कि ये हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन में, अगर सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन से पूरा हटा दो, एक्सपंज इट आउट ऑफ द डिसिप्लिन, टेक इट आउट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। क्योंकि सॉवरेनिटी का मतलब है सुप्रीम पावर एक के पास में, जबकि सोसाइटी ऐसे काम नहीं करती है, सोसाइटी दूसरे तरीके से काम करती है। तो मोनिस्टिक थ्योरी इसीलिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि इंटरनेशनल पीस नहीं प्रेवलेंट था। क्योंकि आप खुद सोचो, एक है जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, दूसरा है इटली, ऐसे बहुत सारे अपने अपने सॉवरेन हैं। अब हिटलर जो है, हिटलर पावर में आते हैं तो हिटलर अपना चलाएंगे, अपना डिसीजन ले सकते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली, ना चाहते हुए भी दूसरी कंट्रीज को उस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बिकॉज हिटलर सॉवरेन है। तो एक ऐसा अगर रूलर आता है जिसको आपने एब्सोल्यूट पावर दे दी, तो इंटरनेशनल पीस नहीं मेंटेन हो पाएगा, तो अल्टीमेटली फिर से वॉर्स होंगी। अगर आप एक ही जगह पे सारी पावर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि ऐसा स्टेट ऑटोक्रेटिक हो जाए, ऐसा स्टेट में डिक्टेटरशिप आ जाएगी, या ऐसा स्टेट एंटी डेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो इसीलिए मोनिस्टिक थ्योरी सही एक्सप्लेनेशन नहीं देती है हमको सॉवरेनिटी की। क्यों? क्योंकि लस्की का कहना था कि आज के टाइम पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसीलिए फेडरल कैसे है, इंडिया में भी देख लो आप, आज के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है। ऐसे ही यूएसए में देखोगे तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। इनफैक्ट यूएसए में आपकी सिटीजनशिप भी डुअल रहती है, कनाडा में भी सिटीजनशिप डुअल रहती है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप, जिसमें आपकी अपनी स्टेट की सिटीजनशिप होती है और फिर आपकी अपनी कंट्री की सिटीजनशिप अलग से होती है।
यानी स्टेट गवर्नमेंट की अलग होगी, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेयर्स होते हैं, वो सब संभालते हैं। तो पॉइंट इज कि जो सोसाइटी में गवर्नमेंट रूल करती है, मैनेज करने की कोशिश करती है, वो तो फेडरल है। तो इसीलिए सॉवरेन का लोकेशन आप एक जगह पे नहीं रख सकते, ये इम्पॉसिबल है। ये काफी स्कॉलर से इन्फ्लुएंस थे लस्की, जैसे कि एक स्कॉलर हैं क्रैबी, एंड रिक्विट एंड क्रैबी, ठीक है। ये स्कॉलर्स हैं, इनका कहना है, इनके भी आइडियाज यही थे कि स्टेट इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि लॉ सिर्फ स्टेट से ही आता है, लॉ अलग अलग सोर्सेस से भी आ सकता है, सिर्फ स्टेट से नहीं आता, दूसरे सोर्सेस से भी आ सकता है, जैसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से। आपकी कंट्री में क्या कस्टम फॉलो किया जाता है, क्या ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, उस हिसाब से भी लॉ बनाया जा सकता है। कस्टम एंड ट्रेडिशन से भी लॉ बनता है सोसाइटी में। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि सिर्फ एक एक सोर्स नहीं है लॉ का, यानी स्टेट से नहीं आता है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से भी लॉ आता है। जैसे कि आपका अपना कल्चर है, अपना रिलीजन है, अपने रिलीजन में आपका अलग लॉ लॉ रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। ऐसे ही इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ और स्कॉलर्स हैं, जैसे एक हिस्टोरियन है, इनका नाम है हेनरी मेन। हेनरी मेन, इनका क्या कहना है, ये बोलते हैं कि हिस्ट्री में से कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लीजिए, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा जो कि एक आइडियल एग्जाम्पल की तरह आप यूज कर सको, जो ऑस्टिन ने दिया था। ऑस्टिन ने जो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दी है कि सुप्रीम पावर सिर्फ इसके पास में होती है स्टेट, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल लेते हैं महाराजा रंजीत सिंह का। रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, तो अब राजा हैं ये, तो इसका मतलब सारी पावर इनके पास में होनी चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि इनके पास में भी सॉवरेनिटी नहीं थी। जैसे ऑस्टिन ने बोला कि एक ही जगह में पावर होती है, एक जगह में पावर कभी नहीं होती है, आपको कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी फॉलो करने होते हैं, या आपके जो आपकी सभा में जो मेंबर्स होते हैं उनकी सुननी पड़ती है, पुरोहित होते हैं उनकी सुननी पड़ती है। तो सॉवरेनिटी का एक सेंटर नहीं है। तो लस्की इनके कामों से इन्फ्लुएंस होकर के ये बोलेंगे कि स्टेट भी एक एसोसिएशन है, स्टेट इकलौती एसोसिएशन नहीं है जिसके पास में ये सारी पावर होगी। अंडरस्टूड? तो यानी हमको यहाँ पर ये पता चलता है कि सबसे पहले लस्की ने ये क्यों बोला कि एक ही सोर्स नहीं है पावर का। लस्की ने इसका फिलोसफिकल बेसिस दिया, फिलोसफी के बेस पे ये बताया कि एक सोर्स नहीं होता है लॉ का, एक सोर्स पावर नहीं होता है। यूनिवर्स में देखिए, यूनिवर्स मल्टी डायमेंशनल है। यूनिवर्स में एक डायमेंशन तो नहीं है, मल्टी डायमेंशन यूनिवर्स है। तो क्योंकि यूनिवर्स मल्टी डायमेंशनल है, तो मैन भी तो यूनिवर्स का ही पार्ट है। अगर यूनिवर्स मल्टी डायमेंशनल है तो मैन भी यूनिवर्स का पार्ट है, इसीलिए मैन भी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। ऐसे तो है नहीं सिर्फ आपकी एक ही डायमेंशनल पर्सनैलिटी होगी, आपकी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। आपको आपकी नीड्स सिर्फ एक ही नीड नहीं होगी, आपकी मल्टीपल नीड्स होती है। जैसे आपकी इमोशनल नीड्स अलग होंगी, फिजिकल नीड्स अलग होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी इकोनॉमिक नीड्स अलग होती हैं, आपकी इंटेलिजेंस वाइज, विजडम वाइज नीड्स अलग होती हैं, व्हाट यू वांट, एजुकेशन से रिलेटेड, अपने इंटेलेक्ट से रिलेटेड। सो नीड्स सबकी अलग अलग होती है, मल्टीपल नीड्स होती है। इसीलिए मैन ने मल्टीपल इंस्टीट्यूशन बनाए, क्योंकि एक बॉडी ऐसी हो ही नहीं सकती जो इन सभी नीड्स को फुलफिल कर दे। स्टेट फुलफिल नहीं कर सकता सारी नीड्स मैन की। इसीलिए यानी बाकी सब एसोसिएशंस भी, सिर्फ स्टेट को ज्यादा आप इंपॉर्टेंस मत दो, बाकी दूसरी एसोसिएशंस भी डिजर्व करती हैं कि आप अगर वो कुछ लॉ बना रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं आपको, तो आप ऑब्लिगेशन दिखाएं, आप फॉलो करें,
आप फॉलो करें उनके बनाए हुए लॉस को, क्योंकि आप मल्टी डायमेंशनल हो, आपके मल्टीपल नीड्स हैं और उसके लिए आपको मल्टीपल इंस्टीट्यूशन की जरूरत होगी उनको फुलफिल करने के लिए। समझ में आया? इसके बेसिस पे लस्की बोलते हैं कि स्टेट को सारी पावर मत दो, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट मत करो। बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जिनमें से एक एसोसिएशन स्टेट है, लेकिन ये मॉडरेट प्लूरलिस्ट है। ये क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारी एसोसिएशंस होती हैं तो लॉ कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ये साथ में ये बोलते हैं क्योंकि मॉडरेट है, ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं बोलेंगे, तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, तो बोलेंगे कि इवन दो बहुत सारी एसोसिएशंस हैं लेकिन उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है वो स्टेट है। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन होगी वो स्टेट होगी। रीजन क्या है, क्यों स्टेट इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टेट एक यूनिक रोल प्ले करती है। यूनिक रोल क्या है स्टेट का? यूनिक रोल है कि अगर सोसाइटी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, तो स्टेट इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता है। स्टेट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, इक्विलिब्रियम मेकर है। तो यानी यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी होगी वो आप यूज करेंगे कि स्टेट इज इक्विलिब्रियम मेकर, मतलब मेंटेन करके रखता है लॉ एंड ऑर्डर को। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करेगा स्टेट। आपस में अगर कोई लड़ रहा है तो उसको रिजॉल्व करेगा स्टेट। तो यानी लस्की क्या बोलते हैं इसीलिए कि स्टेट इज द की स्टोन ऑफ सोशल आर्किटेक्चर। सोसाइटी में बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, लेकिन उसमें जो स्टेट है वो की स्टोन है, वो सबसे मेन है। दैट इज की स्टोन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के आर्किटेक्चर में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखता है। की स्टोन का मतलब होता है कि सोसाइटी स्टेट के बिना कंटिन्यू नहीं कर सकती। दैट इज की स्टोन। स्टेट के बिना सोसाइटी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। अंडरस्टूड? लेकिन लस्की के आइडियाज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि एक जगह पे तो लस्की बोल रहे हैं कि ये डाउटफुल है इनफैक्ट इसको लेकर के कि जो स्टेट पावर एक्सरसाइज कर रही है वो एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। ये चाहते हैं कि स्टेट के पास में पावर हो, स्टेट इंपॉर्टेंट है लेकिन एब्सोल्यूट पावर ना हो। स्टेट की पावर को ये लिमिट करना चाहते हैं। इसीलिए ये बोलते हैं क्योंकि सोसाइटी फेडरल है, सोसाइटी में हमारी जो नीड्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस फॉलो हमारी फुलफिल करती हैं, ऐसे ही अथॉरिटी को भी फेडरल होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ फिर ये बोलते हैं कि स्टेट इंपॉर्टेंट भी है और इसीलिए ये एक्सेप्ट करते हैं कि स्टेट के बिना सोसाइटी नहीं कंटिन्यू कर पाएगी। तो ये प्रॉब्लम है इनके काम में, इसीलिए ये मॉडरेट प्लूरलिस्ट है। अब आते हैं मैकाइवर। मैकाइवर है एक्सट्रीम में प्लूरलिस्ट है, मतलब ये बोलेंगे कि बाकी सभी एसोसिएशंस में इंपॉर्टेंट है, यानी ये स्टेट को प्राइवेसी नहीं देंगे, स्टेट को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। लस्की ने बातें बोली कि बहुत सारी एसोसिएशंस हैं लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड इन्होंने स्टेट को ही इंपॉर्टेंस दी। लेकिन मैकाइवर ऐसा नहीं करते हैं। मैकाइवर क्या बोलते हैं कि स्टेट को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, स्टेट भी एक एसोसिएशन ही है बाकी एसोसिएशंस के जैसे। तो मैकाइवर कौन है? मैकाइवर भी सोशियोलॉजिस्ट है। मैक्स वेबर जैसे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो सोसाइटी को स्टडी करते हैं, तो ये सोशियोलॉजिस्ट है, ये भी सोसाइटी को स्टडी करते हैं। और लस्की कौन है? लस्की पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल स्कॉलर है। तो आप खुद सोचिए, जो इंसान पॉलिटिकल स्कॉलर है वो एट द एंड पॉलिटी को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करेगा, पॉलिटिक्स को यानी स्टेट को। तो इसीलिए इनके एटीट्यूड में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि लस्की क्योंकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट है तो ये नेचुरल है लस्की के लिए कि वो स्टेट को इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन मैकाइवर कहते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो कि स्टेट से पहले आती हैं। तो जो ऐसी एसोसिएशंस हैं जो डिपेंडेंट नहीं है, मैन भी डिपेंडेंट नहीं है स्टेट के ऊपर इतना, जैसे चर्च हो गया। क्या चर्च को स्टेट की जरूरत है? व्हाट डू यू थिंक? चर्च को अपने आप को रन करने के लिए, अपनी सभी पॉलिसीज को फॉलो करवाने के लिए क्या स्टेट की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। चर्च बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस है, एसोसिएशंस हैं जो कि स्टेट से पहले आती हैं। तो इसीलिए मैकाइवर बोलते हैं कि एक सर्विस स्टेट होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट देते हैं सर्विस
स्टेट का। तो आगे मैं आपसे किसी सेशन में पूछ सकती हूँ कि सर्विस स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आपको नाम याद होना चाहिए। मैकाइवर ने बोला था सर्विस स्टेट। यानी स्टेट कमांड इसीलिए करता है, स्टेट लॉ बनाता है और बोलता है कि आपको फॉलो करना है, क्योंकि स्टेट सर्व भी तो करता है। स्टेट आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। स्टेट इज सर्विंग यू, आपके जो भी नीड्स थी आपको सर्व कर रहा है, इसीलिए स्टेट कमांड भी कर रहा है। तो सर्विस स्टेट की बात करते हैं। ये ऐसा नहीं बोलते कि सारी पावर इनके हाथ में होगी, लेकिन बोलते हैं क्योंकि सर्व कर रहा है तो इसीलिए इनको ये कमांड कर सकते हैं। स्टेट लॉ, स्टेट विल एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ द लॉ एंड द चाइल्ड ऑफ द लॉ। मतलब गार्डियन कैसे है, देखो ये दो बातें बोलते हैं कि स्टेट जो है एक तो गार्डियन है लॉ का, और स्टेट चाइल्ड भी है लॉ का। गार्डियन ऐसे है क्योंकि स्टेट के पास में ये पर्पस है स्टेट का कि इसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे गार्डियन होते हैं अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट ख्याल रखता है। तो स्टेट गार्डियन की तरह एक्ट भी करता है, साथ में स्टेट चाइल्ड ऑफ लॉ भी है, चाइल्ड की तरह एक्ट भी करता है, क्योंकि स्टेट मेंटेन करेगा लॉ एंड ऑर्डर को, लेकिन स्टेट के ऊपर भी लॉ एप्लीकेबल है, क्योंकि स्टेट भी लॉ के अंडर में आता है। स्टेट इज अंडर लॉ। जैसे कि हमें राइट्स दिए गए हैं, स्टेट ने राइट्स दिए हैं हमको, फंडामेंटल राइट्स, लेकिन साथ ही में स्टेट भी खुद उस लॉ के अंडर में आता है कि स्टेट आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स छीन नहीं सकता। तो स्टेट अपनी पावर को आर्बिट्ररी मैनर में यूज नहीं कर सकता, स्टेट की पावर लिमिटेड होगी। समझ आए? तो रूल ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पर। Pressure groups play more role than state in extreme. No, it's not that. He's saying that state is also under the law, and he's saying मैकाइवर का कहना है कि बाकी सभी एसोसिएशंस भी हैं, लेकिन जो स्टेट रहेगा वो बाकी एसोसिएशन स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं रहती। बस ये कहना है इनका, क्योंकि सर्व करता है इसीलिए कर रहा है कमांड। ऐसा नहीं है कि उसमें सारी पावर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, इसीलिए प्रेशर ग्रुप स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, स्टेट के डिसीजन चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस। यस, आज आपकी 1:30 भी क्लास होगी, ठीक है। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे स्टेट के टॉपिक को। अभी फिलहाल आई एम गोइंग टू एंड दिस। एक बार ये मैकाइवर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए, इसका इवैल्यूएशन से हम स्टार्ट करेंगे, या फिर अभी इवैल्यूएशन कवर कर देती हूँ? नहीं, अगले में ही करेंगे कवर, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आपको याद रखना है कि ये बोलते हैं, मैकाइवर का कहना है कि जो जनरल विल होती है, जो भी लॉ बनाए जाते हैं वो जनरल विल पे बनाए जाते हैं, और वो लोगों की विल होती है, स्टेट की विल नहीं होती। तो स्टेट के पास में ज्यादा पावर नहीं है, वो लोग बनवाते हैं, ठीक है। सो एक चीज ये है कि कभी कभी ऐसा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है कि जो स्टेट है इसके पास में अल्टीमेट पावर है। टोटलिटेरियन रूलर्स जो होते हैं, जैसे हिटलर जैसे रूलर्स हो गए, वो इसी स्टेट का कॉन्सेप्ट को कि एब्सोल्यूट पावर स्टेट के पास में होती है, इसका मिसयूज करते हैं और अपनी डिक्टेटरशिप मेंटेन करके रखते हैं। जैसे हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने जनरल विल का कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया कि लोगों की यही विल है, क्योंकि स्टेट जो कर रहा है वो लोगों की विल पे कर रहा है। जनरल विल का मतलब ये नहीं होता कि स्टेट के पास में अल्टीमेट पावर है, नो। अल्टीमेट पावर हमेशा लोगों के पास में रहेगी। ये लोगों की विश होती है जो कि जनरल विल के थ्रू एक्सप्रेस होती है। तो स्टेट को खुद लोगों की विल को फॉलो करना होगा। अगर स्टेट लोगों की विल को फॉलो नहीं करेगा, तो हमने देखा थॉमस हॉब्स के केस में और जॉन लॉक के केस में, वो बोलते हैं कि लोग रिवोल्ट कर सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट में, ठीक है। की स्टोन एंड लस्की स्टेटमेंट। की स्टोन का क्या मतलब होता है राघव? की स्टोन का मतलब होता है कि स्टेट के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते, सोसाइटी सरवाइव नहीं कर सकती। की स्टोन है, बहुत एसेंशियल है, अगर ये नहीं होगा तो सोसाइटी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। की स्टोन का मतलब ये होता है।
चाबी होती है ना, चाबी के बिना ताला नहीं खुल सकता, तो ऐसे याद रखो इसको कि इसके बिना आगे काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। 1:30 बजे आपकी क्लास है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड फिर पावर का टॉपिक भी नेक्स्ट क्लास में हम कभी डाउट क्लियरिंग सेशन आएगा तो उसमें देखेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसमें एक और मैंने लेसन ऐड किया था, थ्योरीज ऑफ द स्टेट पार्ट 2। आई डोंट नो इन लोगों ने क्या किया है, शायद वो डिलीट हो गया या कुछ भी, लेकिन हम अगले सेशन में इसी को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी वरुण, आई ऐड यू वेरी सून। अभी मेरी 11 बजे क्लास है, तो पहले वो क्लास खत्म करके फिर 1:30 बजे आपकी क्लास होगी, तब उसके बाद आई ऐड। बाकी आज स्पेशल क्लास रात को 9 बजे है, आप लोगों को पता है। तो कल जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिखे हैं वो लिख सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे शाम को।